जहांगीर के बाद जो मुगल एम्परर हिंदुस्तान में हुकूमत करते हैं वो शाहजहां है। तो खुर्रम, उसके बाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी, ये उनका पूरा टाइटल था। तो अब शाहजहां को देखिए, 15 जनवरी 1592 को वो पैदा हुए थे लाहौर में। तो रुकैया जो अकबर की बीवी थी, उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, यानी उन्हीं की तरबियत में वो रहे थे। और 4 फरवरी 1628 फरवरी 1628 में शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। तो उस पर हम बात कर चुके हैं कि जहांगीर के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वगैरह वगैरह, उस पर पूरा हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आसिफ खान जो कि उनके फादर इन लॉ भी थे, वो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल इस चीज़ में रहे कि उन्होंने बहुत मतलब इसमें एक पार्ट प्ले किया कि शाहजहां को रूलर बनाया जाए, बादशाह बनाया जाए। अच्छा, वो जैसे ही वो उनका एक्सेशन होता है तो काम जो सबसे पहले उन्होंने करवाया था, तो एक तो उसका जो भाई था अपना शहरयार, और जो खुसरो वो भी उसका भाई था, उसके 2 बेटे, और फिर जो दानियाल उसका चचा था, तो ये सारे उसने मरवा दिए थे। यानी पूरा एक ये उन्होंने एहतमाम किया था कि अब कोई कंटेंडर थ्रोन के लिए नहीं रहे, अब सिर्फ शाहजहां रहे जो बादशाह या मतलब रूलर बन के रहेंगे। तो ये ओटोमन्स में भी होता था और मुगल्स में भी जहांगीर के बाद यही चला। अब जैसे ही वो मतलब रूलर बन गए तो एक पूरा पैसा उन्होंने तकसीम करवाया। बड़े बड़े जो नोबल्स थे, फैमिली में जो बड़े प्रोमिनेंट लेडीज़ थी या उनके जो अपने बच्चे थे, पूरा एक दौलत उनमें तकसीम की। रूलर बनने के साथ ही मतलब उन्होंने अपना एक कल्ट तैयार करने की कोशिश की, यानी एक अलग एक अपनी आइडेंटिटी जो कि जहांगीर और अकबर से भी मुख्तलिफ हो, ऐसा शाहजहां ने एहतिमाम किया। तो अगर आप देखोगे उस टाइम में जो जहांगीर का टाइम होता है, हिंदुस्तान में 2 जो मजहबी शख्सियत बड़ी थी, एक तो जो मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी, और उसके अलावा जो यहाँ एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। उनका एक पूरा असर रहा था हिंदुस्तान में, यानी जहांगीर के टाइम में जो काम किया उन्होंने या अकबर के दौर में जो काम हुआ उसका पूरा फिर बाद में यानी मैनिफेस्टेशन होती है। जब शाहजहां को हम देखते हैं, औरंगज़ेब को देखते हैं, तो एक मजहबी माहौल सा वहाँ पे आ गया था। अब देखिए कि वो बचपन से यानी वो नमाज़ें पढ़ता था, रमज़ान के रोज़े रखता था, वो चस्तीस और जो शतारी थे, जो सिलसिला यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट था, उनके साथ वो बहुत डिवोटेड थे। तो मिलाद प्रोसेशंस में वो हिस्सा लेते थे। और हम देखते हैं कि जो सजदा और पायबोस जो उस टाइम तक मुगल्स में एक कोर्ट एटिकेट या कोर्ट ट्रेडिशन रहा था, जैसे कोर्ट में कोई दाखिल होता था तो वो सजदा और ज़मीन को फिर वो मतलब चूमता था, तो उसको उसने ख़त्म किया और उसकी जगह 4 तस्लीम, वो जो आप इस तरह से अब 4 बार हाथ को उठाते हैं, 4 तस्लीम, ये उसने शुरू किया था। तो ओवरऑल सजदा यानी जो कि एक इस्लामिक थियोलॉजी में उसकी बुनियाद है कि ये खुदा के सिवा किसी को जायज़ नहीं। तो ये बड़ा एक मजहबी सा एक फिगर बन के वो सामने आ रहे थे। और हज फिर से यानी एक स्टेट हज प्रोग्राम उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि अब देखिए एक बात है कि उसने अपने आप को तैमूर के साथ जोड़ा। तैमूराइड्स ही थे ये, असल में मुगल्स का एंसेस्टर रहा तैमूर। तो किरान साहिब किरान ये तैमूर का टाइटल था। और शाहजहां ने भी अपना टाइटल यही लिया कि साहिब किरान सानी, यानी सेकंड किरान सानी। तो वो असल में उसको बताया गया था कि आप जिस दिन पैदा हुए तो वो एक ये जो जुपिटर और सैटर्न ये एक दूसरे के आसपास आ गए थे, कंजंक्शन इनका हुआ था। तो यही मतलब 2 प्लैनेट, एक बड़ा स्पेशल दिन था जिस दिन आप पैदा हो गए थे। और अब देखिए एक जो उसका एक स्प्लेंडर और ग्रैंडर था, जो बड़ा उसने एक मतलब अपने आप को पेश करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि उसने क्या कि वो लॉफ्टी किंग देखे, फिर एक मतलब डिस्टेंट जहांगीर और अकबर से, फिर मेजेस्टिक
मतलब जो एक पोर्ट्रे किया गया उसको। तो उससे पहले ह्यूमैनिटी, इमोशंस या जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, यही कैरेक्टर था, यही पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा था। लेकिन आप शाहजहां की पेंटिंग्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो मतलब उसके इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, यानी एनवेलप्ड बाय एंजल्स। और इसी तरह से वो एक हॉलो, जो एक बड़ा उसको माना जाता था कि आप एक आम इंसान नहीं, एक जैसे आपके ऊपर एक डिवाइन मतलब हाथ है, साया है। तो किसी किसी पेंटिंग में तो उसको फरिश्ते ताज पहना रहे हैं। तो ये मतलब एक अलग तरीके का शाहजहां, एक अलग तरीके की उसने इमेज बनाई लोगों के सामने। अच्छा, आते ही उसने एक बड़ा काम किया जिसको हम कहते हैं पीकॉक थ्रोन या तख्ते ताऊस, जो बाद में नादिर शाह लूट के ले गया था। तो ये उसने, अच्छा ये कोई मतलब 6.3 स्क्वायर मीटर इतना बड़ा था, और फिर 6.4 मीटर ये मतलब इसकी हाइट थी। और ये 7 साल में कंप्लीट हुआ था, 1635 में ये कंप्लीट हुआ था शाहजहां इसमें, जब इस पे बैठ गए थे। तो इसी तरह से एक कोर्टली हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन शाहजहां ने फिर से शुरू किया। तो अपने सामने वो जो पादशाह नामा हमीद लाहौरी की जो किताब है, तो जब वो किताब लिखी जा रही थी तो उसको फिर पढ़ा जाता था शाहजहां के सामने, और शाहजहां उसमें करेक्शंस करते थे। अगर आप रिवोल्ट और फिर उसका जो पॉलिटिकल एक टेन्योर देखोगे तो 1628 में जुजार सिंह बुंडेला, जो कि बीर सिंह बुंडेला जहांगीर का नोबल था जिसने अबुल फजल को मारा था, उसका रिवोल्ट होता है। फिर उसके बाद 29 में खान जहां लोधी, जो एक और अफगान नोबल था, दक्कन का इंचार्ज था, उसने रेबेलियन किया। 62 में जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज, वो हुगली में बड़ा वो डिस्टर्बेंस कर रहे थे। तो उन्होंने कासिम खान को भेजा और बड़ा मर्सलेसली उनको क्रश किया गया था। उन पुर्तगालियों पे एक और इल्ज़ाम था कि वो बहुत मतलब ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स करवा रहे थे मुसलमानों का। तो फिर उसमें उन्होंने, शाहजहां ने वही ट्रीटमेंट, और सारे हिस्टोरियन ने कि वो बड़ा फेयर थे जितनी उनकी डिस्टर्बेंस थी, तो बिल्कुल उसी तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया गया कि आप या तो इस्लाम कबूल करें या मर जाए। अच्छा, उसके बाद तिब्बत खुर्द जो कश्मीर के साथ था, उसको यहाँ पे कनकर किया जाता है 1634 में। और जो अब्दाल वहाँ का रूलर था, उसने मुगल हुक्मरानी, ये जो मुगल की सोवरेनिटी, ये कबूल की। अच्छा, अहोम्स ने मुगल एम्बेसडर को कत्ल किया था। फिर हम देखते हैं वीर नारायण और अहोम्स, तो उन्होंने 1630 में इसी में रेबेलियन किया था। तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे कंपेन की गई और उन्होंने सरेंडर किया। हम सिंध देखते हैं, जो हमेशा से सल्तनत टाइम से ही एक बड़ा दर्द सर रहा था। तो यहाँ पे सूफी खानका शाहजहां ने सेटल करवाई, और उसी तरह से वो जो ट्राइबल चीफ, लोकल चीफ से, उनको मनसबदार बनवाया गया। और साथ में गैरिसनड, यानी उसमें फौजी छावनियाँ बनाई गई, जो मिलिट्री गैरिसन होते थे सिंध में। 1638 में जो अली मर्दान था, ये जो शाह अब्बास पर्शियन किंग था, तो उसने उसके खिलाफ मतलब एक, आप समझे कि डिसोबीडियंस, मतलब वो शो की अपने शाह को। और अली मर्दान ने कांदाहार को जो फोर्ट था वो शाहजहां को सरेंडर किया। अच्छा, 1638 में अब्दुल्ला जो कुतुब शाह था और गोलकंडा का, उसने मतलब शाहजहां की बालादस्ती सोवरेनिटी कबूल की। और उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब आदिल शाह जो बीजापुर, उसने भी इसी तरह किया। दक्कन में भी उसकी कामयाबी, क्योंकि ज़्यादातर वक्त शाहजहां दक्कन में ही रहा था। हम देखते हैं कि जो ये जगत सिंह था, ये नूरपुर पंजाब का था, कुमान और गढ़वाल, इन तमाम ने शाहजहां की सोवरेनिटी मतलब उसकी बालादस्ती कबूल की। और 1631 अगर आप देखोगे तो इसमें शाहजहां के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उसकी ज़िंदगी में रहा था। उसकी जो बीवी थी मुमताज़, उसकी डेथ हो गई थी। तो मतलब आप देखिए कि हुस्नारा बेगम, उसकी बेटी, उसका मतलब बर्थ हुआ था। तो कोई उसका 14th चाइल्ड उस टाइम था जब वो मर गई थी बेचारी। और ये शाहजहां पे बड़ा एक असर जो हिस्टोरियन ने लिखा है कि बल्कि 7 दिन तक तो उसने स्टेट बिजनेस ही नहीं चलाया। तो हिस्टोरियन ने जिस तरह पोर्ट्रे किया कि वो दिन रात सिर्फ रोता था, और यहाँ तक कि उसको स्पेक्टेकल्स मतलब ऐनक लगानी पड़ी।
और फिर कहा जाता है कि बस कुछ ही टाइम में उसकी मतलब 1/3 1/3 जो उसकी दाढ़ी थी, मूछें थी, वो सफ़ेद हो गई थी, बड़ा उस पर उसका असर हुआ। तो उसको फिर उन्होंने मतलब एक वहाँ पे जो ये रौज़तुल मुनव्वरा, यहाँ पे जो आज ताजमहल है, इसमें उसको दफन करवाया था उसने। अच्छा, 1631 में ये मानसिंह से उसने ज़मीन ली थी, तो रौज़तुल मुनव्वरा यहाँ पे उसने वो एक बनाया था एक स्ट्रक्चर जो आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम 5 मिलियन रुपीज़ इस पे कास्ट आया था। उसके बाद 1639 में उसने ये तमाम ये जो क्राफ्ट्समैन थे इनको दिल्ली लेके गया वो, और वहाँ उसने किला मुअल्ला, जिसको शाहजहां आबाद की जो स्टे आज, उसमें जो रेड फोर्ट है, जो बाद में रेड फोर्ट बना, तो किला मुअल्ला 6 मिलियन इस पे खर्चा आया। और उसके बाद ही वहीं पे उसने जामा मस्जिद की मतलब जामा मस्जिद तामीर करवाई थी, जो आज भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मौजूद है, 1650 to 1656। अच्छा, आप देखिए 1653 में पहले ये जो मतलब लाल किला ये मिट्टी और इसका बना था, ईंटों का, ब्रिक एंड मड। तो 53 में उसने उसका फेस पूरा चेंज करवाया था रेड सैंडस्टोन से। अच्छा, इसी तरह से रिमॉडल किया अकबर के जो लाहौर और फोर्ट थे। तो हम देखते हैं कि मसाजिद, अगर आप देखोगे वजीर खान मास्क जो आज पाकिस्तान में बड़ी मशहूर मास्क है, 1635 में, अजमेर शाइन की कंस्ट्रक्शन 1636 में, आगरा मास्क 1648, इसी तरह से शाहजहां जो यहाँ पे मतलब आबाद की मस्जिद है, जामा मस्जिद 1656, सिंध में 1657। ये पूरा हम देखते हैं कि 289 लाख, तकरीबन आप देखोगे 2,89,00,000, ये जो पूरा 6.4% ऑफ खालिसा जो उसका रेवेन्यू था, उसका ये पूरा इसमें खर्च हुआ था। तो एक मतलब बड़ा एक स्ट्रक्चर जो उसने बनाए थे, तो 16.4% कोई उतना भी ज़्यादा खर्च, ये शीरीन मूसवी की स्टडी है जो आपको सतीश चंद्रा की किताब में मिलेगी। अच्छा, 1636 में शाहजहां ने जो उस्मानी तुर्क थे, उज़्बेक थे, उनको कहा था, ये जो मुराद फोर था उस टाइम वहाँ का अटमन सुल्तान, तो उसका कहा था कि सफ़ियों के खिलाफ एक हम अलायंस बनाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया बड़ा, जिसको वो वतन मोरूसी यानी कि एंसेस्ट्रल लैंड कहते थे, तो उसको कनकर करने की बड़ी कोशिश शाहजहां की एक चाहत थी कि इसको मतलब अपने मादरे वतन को, सेंट्रल एशिया, समरकंद, बुखारा, इसको कनकर किया जाए। तो नज़र मोहम्मद वहाँ पे उसने शाहजहां से हलफ मांगी थी। हम देखते हैं कि मुराद 1646 में नाकाम होके आया था, फिर औरंगज़ेब को वहाँ पे भेजा, 1647 में एक ऑनरेबल रिट्रीट हुआ, लेकिन 40 मिलियन का पूरा इसका कास्ट हुआ जो स्टेट पे इससे पड़ा। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं कि अब देखिए कि कंदहार 1642 में वहाँ पे जो शाह अब्बास उसने फिर से उसको कनकर किया, तो शाहजहां ने फिर लगातार एक्सपेडिशन कंदहार को भेजी थी, पहले दारा को, उसके बाद हम देखते हैं 1649, 1652 औरंगज़ेब, फिर 1653 दारा, और बिल्कुल 35 मिलियन का इस पे खर्चा आ गया था जो कंदहार एक्सपेडिशन, लेकिन दोबारा इसको वो हासिल नहीं कर पाए। अच्छा, ये मतलब उज़्बेक्स जो थे वहाँ पे भी शाहजहां ने थोड़ा मतलब, अगर आप इनकी फॉरेन पॉलिसी है, तो उज़्बेक्स के खिलाफ भी उसने एक नक्शबंदी पीर्स जो थे उनकी मदद से वहाँ पे कोशिश की थी कि वो तो कहते थे कि मुसलमानों की वहाँ मदद करें, उनको उज़्बेक रिप्रेस कर रहे थे, लेकिन अब देखिए वो वहाँ पे जाना चाहता था ताकि इस एरिया को, जो कि मुगल्स का एंसेस्ट्रल लैंड था, उसको यहाँ के हिंदुस्तान के एम्पायर में शामिल किया जाए। ये जो कंदहार की एक्सपेडिशंस थी, इसी तरह से ये जो सेंट्रल एशियन एक्सपेडिशंस थी, और फिर जो उसका एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक वो आर्किटेक्चरल प्लान थे, तो उससे बड़ा इकोनॉमी पे असर हुआ था।
अच्छा, उन्होंने क्या किया कि खालिसा पे इंक्रीज, उन्हें लैंड इंक्रीज की, तो उससे मनसबदारस पे असर हुआ। यानी हम देखते हैं कि 1631 से 1646 तक फ्रॉम 6.6% टू 14.3% इसका इंक्रीज होता है। यानी खालिसा जो डायरेक्ट लैंड थी बादशाह के तहत अंडर, तो इससे तो वो मनसबदारस पे असर पड़ा, क्योंकि ये लैंड तो मनसबदारस को जाती थी। अब देखिए जब पूरा एक मनसबदार पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, हम देखते हैं कि मनसबदार वो उनकी गैप इंक्रीज हो गई थी, जो उनको मतलब जागीर की इनकम थी और एक्सपेंसेस। अब जब उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, फिर जो खर्चात थे, एक्सपेंस वो ज़्यादा बढ़ गए, जिसको सतीश चंद्रा फिर वो जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं। तो शाहजहां ने उनको मतलब कुछ रियायतें दी। उसमें एक रियायत ये थी कि आप मतलब एक काम करें कि जो दिल्ली में है वो सवार जो उसके है सिर्फ 1/3 अपने साथ रखे, जो बाकी यहाँ पे मतलब अदर प्रोविंसेस में 1/3 है, और जो नॉर्थ वेस्ट है में वो बिल्कुल आधे सवार मतलब 1/2 ऑफ सवारस अपने साथ रखे। इसी तरह से एक और यहाँ पे होता है कि अब जागीर्स भी मतलब एक उनका भी एक अलग तरीके से जो मनसबदारी सिस्टम में एक और यहाँ पे चेंज आती है कि जो ये रिकैलकुलेट किया गया हर जागीर को, ये जो मतलब एक नई मनी स्केल में, यानी अब जागीर्स यहाँ तो 11 माह के होते थे और 11 या 10 महीने के या 8 महीने के और कम से कम 4 महीने का होता था। यानी किसी को भी 1 साल का जो वहाँ पे जागीर से इनकम होती थी ये किसी को नहीं दी जाती, बल्कि 11 मंथ जागीर होता था। इसी तरह से 4 मंथ, जब मैं मनसबदारी पे बात करूंगा तो वहाँ मैं इस पर डिटेल्ड बात करूंगा, लेकिन ये मंथली स्केल डिफाइन की गई और अलग अलग मनसबदारों को अलग अलग स्केल दी गई। सिख्स के साथ उसका कन्फ्लिक्ट होता है, और मतलब 3 कन्फ्लिक्ट जो सतीश चंद्रा ने नोट किए हैं, एक तो जलंधर में ब्यास में, दूसरा जब बिधि चंद वो हार्स स्टोर करके लाया था, और इसी तरह से कि पहली बार जब एक इंपीरियल हॉक वहाँ पे चला गया था। शाहजहां के आखिरी दौर में वार ऑफ सक्सेशन होता है, उसके बेटों में लड़ाई होती है तख्त के लिए। हम देखते हैं कि 1642 में दारा को उन्होंने बुलंद इकबाल का टाइटल दिया और 1655 में शाह बुलंद इकबाल, यानी शाहजहां दारा शिको को प्रमोट कर रहे थे हायर अपेरेंट के तौर पे, यानी अब मेरे बाद दारा यहाँ का सुल्तान बनेगा। तो उसके 3 बेटे थे, एक तो शुजा, मुराद और औरंगजेब। उनको ये मंजूर नहीं था। औरंगजेब ने बड़ा जो मैनवेरिंग की, जो डिप्लोमेटिकली बड़ा इसको हैंडल किया, राजपूत उसको तोड़ा, और उन्होंने तमाम भाइयों को अपने बाप के खिलाफ किया, और इसी तरह से जो राजपूत राजा थे उनमें भी किसी किसी का साथ लिया। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार होते हैं, हालांकि नवंबर तक तो वो रिकवर कर चुके थे, लेकिन अफवाह ये फैल गई थी कि वो अब शायद नहीं बचेंगे और दारा शिको अब मतलब रूलर बनेंगे। तो शुजा ने पहले इंडिपेंडेंस का ऐलान किया और उसके बाद ये भाई मिल गए। 4 बड़े बैटल्स इसमें होते हैं, बहादुरगढ़ फरवरी 1658, शुजा और इंपीरियल दारा शिको की आर्मी के दरमियान। फिर धर्मात अप्रैल 1658, यहाँ पे औरंगजेब और मुराद और रॉयल आर्मी में जंग होती है। फिर समूहगढ़ 58 मई, इसमें औरंगजेब और मुराद की दारा शिको के साथ जंग होती है। फिर खजुआ, इसमें जनवरी 59 में औरंगजेब और शुजा की जंग होती है। और देवराय जो लास्ट बैटल होता है दारा शिको और औरंगजेब के दरमियान, ये 13 मार्च 1659। तो दारा शिको को मतलब आप देखिए समूहगढ़ और देवराय, ये 2 जंगे वो हार के बेचारा दरबदर फिर रहा था, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसके बेटे सुलेमान शिको को भी। और औरंगजेब ने बाकी तमाम भाइयों का भी काम इसमें ख़त्म किया कि वो इस लायक नहीं रहे कि वो मतलब हुक्मरान बने। और यहाँ पे 58 में औरंगजेब की कोरोनेशन होती है, जिस पे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। तो शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद किया उसने, जहां उनकी बेटी जहांआरा थी, और शाहजहां 22 जनवरी 1666, यानी तकरीबन उसके 8 साल बाद उनकी वफात होती है। तो कोई स्टेट फ्यूनरल नहीं, बल्कि कहा जाता है कि वो सुमागल उनका जनाजा किया गया था, ताकि लोगों से मतलब एक मेमोरी में ना रहे शाहजहां। तो औरंगजेब ने लेकिन दफन उसे वहीं करवाया था जहां मुमताज दफन हुई थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं औरंगजेब पे बात करूंगा। आज इसी पे इसको कन्वर्ट करते हैं।
थैंक यू।